देखिए, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और लगातार प्रयास करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। देखिए, आज है 30 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है। देखिए, आज सवेरे 9 बजे जो है, यानी कि 9 AM पे आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 जो है ये लाइव हो जाएगा। तो सभी लोग 9 बजे तैयार रहेंगे मंथली करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, समय का बिना आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बता दूं, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 29 नवंबर को मनाते हैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल ये दिवस मनाया जाता है 29 नवंबर को, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनी पीपुल, यानी कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। और इस दिन को प्रस्ताव 181 की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसमें महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था। और अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया। तो देखिए, कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने भी हाल ही में श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है, जहां से अब जो है विभिन्न सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और देखिए, स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसको श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। और देखिए, इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में किया है। और देखिए, इस पैड से अग्निकुल का पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। और अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो देखिए, इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय इसका IIT मद्रास चेन्नई इंडिया में है। और अगला प्रश्न है कि मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अमेरिका का जो हवाई राज्य है, हवाई में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। और जो आपका मौना लोआ है, ये इसके बारे में एक अपडेट ये है कि ये 1984 के बाद पहली बार फटा है। यानी कि 1984 में ये आखिरी बार फूटा था। और लगभग 5 किलोमीटर का जो एरिया है इस ज्वालामुखी के आसपास का, वो प्रभावित हुआ था। लेकिन रिसेंटली अभी ये ज्वालामुखी फिर से एक बार फूट गया है। और ये इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फूटा है। लगभग 40 सालों के बाद जो है ये फूटा है इस बार। 40 नहीं, 38 है। 1984 है, ठीक है। तो 38 साल बाद ये ज्वालामुखी फूटा है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में विषय बन गया है ये। देखिए, हवाई राज्य में स्थित मौना लोआ ज्वालामुखी आखिरी बार 1984 में मार्च और अप्रैल में फटा था। और अगला है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, नेजल मतलब नाक से लेने वाला। दुनिया का जो पहला वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। देखिए, भारत बायोटेक जो है ये दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है। और इस कंपनी भारत बायोटेक को जो है भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन यानी कि नाक से लेने वाले इस नेजल कोविड वैक्सीन को वर्तमान में भारत में उपलब्ध कोविड-19 टीकों के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। और अगला है कि 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। तो देखिए, जो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, उसकी थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, यानी कि जो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है, ये भी हाल ही में 29 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। और इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं में 100 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपका 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। और ये जो है आपका 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हो रहा है।
और छठवां कि भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं और इनका जो कार्यकाल है ये एक बार फिर बढ़ गया है। देखिए भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है और अब ये 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ गया है और अब ये 30 अप्रैल 2024 तक यानी कि लगभग 1.5 साल के समय तक जो है इनका कार्यकाल बढ़ गया है। और देखिए अब जो भारत के विदेश सचिव हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक जो है पद पर बने रहेंगे, यानी कि जो देखिए 5 सालों का कार्यकाल होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो जब तक केंद्र सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होगा तब तक ये पद पर विनय मोहन क्वात्रा जी बने रहेंगे विदेश सचिव के रूप में। अगला कि कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो देखिए ये शहर आपका है नई दिल्ली, जहां पर 59वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 आयोजित हो रहा है। और इस 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 का जो आयोजन है इसकी मेजबानी कर रहा है प्रसार भारती, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सम्मेलन जो है ये 25 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ था और 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा, यानी कि ये 25 को शुरू हुआ था और आज 30 नवंबर है तो 30 नवंबर तक ये चलेगा। और इस वर्ष की सभा की थीम है सेवा करना, लोग संकट के समय में मीडिया की भूमिका, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने जो है लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया। तो देखिए केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है और देखिए केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 माह का नई चेतना अभियान शुरू कर रही है। और देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जो है ये इस अभियान नई चेतना को शुरू करेंगे और इस अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो केंद्र सरकार जो है याद रखिएगा लैंगिक हिंसा यानी कि सेक्सुअल हिंसा बोल सकते हैं आप इसको, तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू करने जा रही है। नवा की हाल ही में किस स्थान पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो देखिए जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये आपका मुंबई में स्थित है और इसको अभी हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है। देखिए मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। और आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में नाम चेंज करके इसको छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बना दिया गया। और 10वां की हाल ही में बांग्लादेश की किस फिल्म ने गोवा में इफ्फी के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता। तो देखिए बांग्लादेश की एक फिल्म है आगंतुक, ठीक है, तो आगंतुक को फिल्म बाजार खंड में प्रसाद डीआई पुरस्कार मिला है इफ्फी में। और देखिए इफ्फी की फिल्म बाजार खंड फिल्म निर्माण और वितरण में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित देने के साथ दुनिया भर के फिल्म खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक अभिसरण बिंदु है। देखिए कुछ और भी फिल्मों को अवार्ड मिला है, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल याद रख लीजिए कि गोवा में आयोजित इफ्फी की फिल्म बाजार खंड में प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता है बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने। और देखिए इसके अलावा कन्नड़ फिल्म मिथ्या ने प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जीता है, जबकि बहुभाषी नेपाली कुमाऊनी और हिंदी फिल्म जिसका नाम बहादुर है इसने जो है मूवी बफ प्रशंसा पुरस्कार जीता है। और 2 लघु फिल्में बाला मुरली सिंगड़े की पेरिया नायकी और सूचना साहा की एनिमेटेड फिल्म प्रिय अमी, तो पेरिया नायकी और प्रिय अमी को जो है फिल्म बाजार अनुशंसा श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया है इफ्फी में। और देखिए फ्रांस की दूतावास की ओर से फ्रेंच इंस्टीट्यूट अवार्ड सविता सिंह की किस सर्कस को दिया गया है जिसे को प्रोडक्शन मार्केट में शोकेस किया गया था। तो इन सारी फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है इफ्फी में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे।
आज का पहला प्रश्न है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, बताइए। और तीसरा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है, बताइए। चौथा कि T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बताइए। और पांचवा कि भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में किस स्थान पर हैं, तो देखिए ये पहले स्थान पर हैं, ठीक है। और देखिए हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। और अभी हाल ही में इसरो ने PSLV C54 के माध्यम से टोटल 9 उपग्रहों को लॉन्च किया। इनके बारे में डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देख डालिए। और देखिए चौथा था कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया की बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्यात करने की घोषणा की है, तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2025-26। और पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है, तो देखिए ऐसा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। 9 बजे रेडी रहिएगा वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।